नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आज बात दहशत के उस दानव की होगी जिसने दुनिया में आतंक मचा रखा है और अब देश में भी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। जी हां, डेल्टा से ज्यादा खतरनाक माने जाने वाले ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामले जा रहे हैं और जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। आने वाली 3 जनवरी से बच्चों को भी वैक्सीनेशन की डोज लगानी शुरू हो जाएगी। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर क्या है तैयारियां, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। जी हां, निम्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अध्यक्ष चेयरमैन डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी। उनसे बात करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जी हां, रिपोर्ट देखने के पहले मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा। आने वाले 1.5 घंटे तक आपको ये कार्यक्रम नहीं छोड़ना है। इसका सरोकार आपसे है, आपके बच्चों से है। बच्चों को वैक्सीनेशन सरकार आखिर कब देगी, इसको लेकर जो मन में आपके तमाम शंकाएं कुशंकाएं चल रही हैं, उसका जवाब आज न्यूज इंडिया के इस खास पेशकश में देश और दुनिया के जाने माने विख्यात बाल रोग तज्ञ, जी हां तज्ञ यानी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर बलबीर तोमर देंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल बच्चों को कैसे आप अपने घर में सुरक्षित रखें, किस तरीके से बच्चों का एहतियात करें और किस तरीके से इस ओमिक्रॉन से आप अपने बच्चों को बचाएं। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बच गया ओमिक्रॉन के खतरे का सायरन। देश में आने वाली है तीसरी लहर। क्या फिर से कोरोना मचाने वाला है तांडव? देश भर में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। करीब 19 राज्यों में ये दस्तक दे चुका है और अब तक 550 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में इसकी जद में सबसे ज्यादा लोग हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से मौत का सिलसिला भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है। वो खौफनाक मंजर भुलाए नहीं भूलता और एक बार फिर उस मंजर की आहट सुनाई दे रही है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेज रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया के 115 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है और कहर बरपा रहा है। आबादी के लिहाज से भारत के लिए कोरोना सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि भारत दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। खबरों के मुताबिक भारत में अगर ओमिक्रॉन का संक्रमण फैला तो रोजाना 14 लाख तक केस आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर केस की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि एक जीनोम सीक्वेंसिंग का खर्च करीब 4000 रुपए आता है। डेल्टा की तुलना में 3 गुना खतरनाक है ओमिक्रॉन। डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिन में फैला। कई बार संक्रमण के बावजूद पकड़ में नहीं आता। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते 1.5 से 3 दिनों में 2 गुने केस। ओमिक्रॉन को लेकर जानकारों के अलग अलग रिसर्च और दावे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे पहले पता लगाने वाली और साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर एंजेलिक गोएत्जी के मुताबिक जिन लोगों का संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है या जो पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उन पर ओमिक्रॉन का असर कम होगा। लेकिन जिन्हें पहले कोरोना नहीं हुआ है या वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली, वो तेजी से संक्रमण फैलाएंगे। बच्चों के लिए तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, केवल 15 से 2007 के पहले जो पैदा हुए बच्चे हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस, जिनका ईयर ऑफ बर्थ 2007 या 2006 या 2005 हो। दैट इज नंबर 1। और उसके बाद जो है बाकी तो बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनको भी कोई जरूरत नहीं, उनको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। और उनकी जो दूसरी वैक्सीन लगी है, उससे लेकर के जिस दिन वो वैक्सीन लगवाएंगे तीसरी वाली प्रिकॉशनरी डोज, उसके बीच में 9 महीने का फर्क होना चाहिए। 9 महीने का फर्क के करीब 39 सप्ताह होता है, तो 39 वीक्स अगर उनको हो गए हैं तो उसके लिए वो वैलिड है।
पिछले 2 सालों में कोरोना के कहर से पूरी दुनिया बुरी तरह कांप गई। लाखों लोग काल की गाल में समा गए। बावजूद लोग लापरवाह बने हैं। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सवाल ये है कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार नियम बनाती है और जनता उन नियमों को ताक पर रखकर मनमानी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के युवाओं को वैक्सीन लगाए जाने की बात कही और साथ ही 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को डॉक्टरी सलाह पर बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ओमिक्रॉन के मामले जिस तरीके से देश में बढ़ रहे हैं, उसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकारें सजग हो गई हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि अगर इस वायरस से लड़ना है और जीतना है तो हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और तभी हम ओमिक्रॉन के खिलाफ जंग जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए हमने ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल ओमिक्रॉन किस तरीके से हमारे देश में पैर पसार रहा है और दुनिया के कई मुल्क इस ओमिक्रॉन से बेहद ज्यादा प्रभावित होने लगे हैं। बच्चों पर खासतौर से असर हो रहा है। हमारे साथ निम्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप पेशे से मशहूर डॉक्टर हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल चलाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरीके से पहला कोरोना आया, उसके बाद डेल्टा आया और उसके बाद ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन की शुरुआत कैसे हुई? चूंकि लगातार आपने पहला कोरोना से, कोविड से लेकर और डेल्टा तक आपने बहुत गंभीरता से उस पर रिसर्च किया, काम किया है। ओमिक्रॉन कहां से शुरुआत हुई, कैसे हुई इसकी? देखिए, बहुत एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, अभी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसमें 2 बातें कही जा रही हैं कि जो हमारा डेल्टा वायरस था वो किसी चूहे में या जो इस तरह के जो जानवर हैं या इस तरह की जो चूहे एटसेट्रा की जो प्रजाति है उसमें गया और उसमें से वो मल्टीप्लाई करता रहा कई महीनों तक। तो मल्टीप्लाई करने को हम कहते हैं म्यूटेशन। और फिर उसके बाद ये वापस वहां से लेकर के मनुष्य में आया, तो रिवर्स जीनोसिस कहते हैं इसको। मींस मनुष्य से इनमें चूहों में गया और चूहों से वापस मनुष्य में गया। इस प्रक्रिया को रिवर्स जीनोसिस कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के दौरान उसने बहुत से म्यूटेशन किए और अपने आप को बहुत इन्फेक्शस कर लिया। या ये जो डेल्टा वायरस था, जो इन्फेक्शन ऐसे मनुष्य में हुआ, ऐसे मनुष्यों में हुआ जिनके अंदर इम्यूनिटी कम थी, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी। कम इसलिए थी अगर ज्यादा होती तो उसको वायरस को मार डालते, वो ठीक हो जाते, और इम्यूनिटी बहुत कम होती तो कोरोना उनको मार डालता। पर इम्यूनिटी इसने बीच में थी कि उसके अंदर कोरोना महीनों तक पड़ा रह गया और उसने वहां म्यूटेशन किया, फिर वहां से बाहर निकला। तो इस तरह का जो मल्टीपल म्यूटेशन इसके अंदर हुआ डेल्टा कोरोना का, उससे एक नया जो वायरस बना, कोरोना वायरस का नया प्ररूप बना, उसको हम ओमिक्रॉन कहते हैं। तो इस तरह की ये 2 धारणाएं अभी चल रही हैं। साइंटिस्ट पर विचार कर रहे हैं, विमर्श चल रहा है। आने वाले समय में क्लियर होगा कि ये किस तरीके से दोबारा नया वायरस बन के आया। लेकिन मैसेज ये है कि खूब इसका म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन जब होता है किसी वायरस का तो अपनी प्रक्रिया, प्रकृति चेंज करता है। इसीलिए उस डेल्टा ने अपनी प्रक्रिया, प्रकृति को चेंज किया और बहुत ज्यादा 5 से 6 गुना कंटेजियस होकर के निकला। यानी 5 से 6 गुना बहुत ज्यादा इन्फेक्शस है एज कम्पेयर डेल्टा वायरस। जी डॉक्टर तोमर, इन्फेक्शियस है, आपने इन्फेक्शियस होने की बात कही।
कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने मानवता को इतने सदमे दिए हैं कि उससे हम उबर भी नहीं पाए, और ओमिक्रॉन वेरिएंट का जिस तरह से कहर झेलना पड़ रहा है, लोगों के मन में तीसरी लहर, थर्ड वेव, और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री का जो ऐलान हुआ है 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीका दिया जाए। लेकिन कई ऐसे पालक हैं जो परेशान हैं कि उन बच्चों का क्या जो 15 से कम हैं। आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, दुनिया में आपका नाम है, विख्यात बाल रोग विशेषज्ञ हैं आप। तो ऐसी सूरत में इस समय लाखों करोड़ों दर्शक जिनको 15 से कम उम्र के बच्चों की फिक्र है, हम ये चाहेंगे कि आप आज उनका ज्ञान उद्बोधन करें। बहुत ठीक आपने क्वेश्चन किया। देखिए, अगर हम वापस सेकेंड लहर में चलते हैं, देश में आई कोरोना की, वो डेल्टा की आई, वो बड़ी भयावह थी। उससे हमारे बहुत, न कि मेरे देश में, न कि अपने देश में, बल्कि विश्व में बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों की डेथ हुई। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि ऐसा रूल नहीं है, लेकिन ऐसा सिद्धांत है कि जब वायरस की कंटेजियसिटी बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो उसकी किलिंग पावर ह्यूमन को कम हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसकी कंटेजियस पावर 5 से 6 गुना ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा मनुष्य की लाइफ को डैमेज करने में उतना सीरियस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस समय ये लहर आई है उसमें आज विश्व में बहुत से देश तो ऐसे हैं जो अपने को फुल्ली वैक्सीनेट कर चुके। भारतवर्ष में भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग गया। बहुत से देशों ने तो 2 वैक्सीनेशन अपने पॉपुलेशन को, अपने कंट्री की पॉपुलेशन को पूरा करके उनको कई महीने पहले बूस्टर डोज भी दे दी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसमें वैक्सीनेट हो चुकी है। एक एस्पेक्ट ये है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बहुत से लोगों को कोरोना एसिम्प्टोमेटिक होकर निकल गया, या मरीज आए, मरीज बने सेकेंड लहर में, ठीक हुए, वापस गए। तो इस तरह का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो करीब करीब 2/3 से भी ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना के डेल्टा वायरस के संपर्क में आई, और बॉडी ने उससे लड़ने की क्षमता, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, पैदा करी। इसलिए मैं जहां तक आज समझता हूं, हमको पूरा अलर्ट रहना है। हम किसी चीज से चूके नहीं, लेकिन साथ में हम घबराएं नहीं कि मतलब आज क्या होगा, लेकिन कोई भी विकल्प हमको छोड़ना नहीं है और घबराना नहीं है। तो इसलिए हमें बराबर ध्यान रखना है कि हम अपनी नियमों का पालन करें, पर घबराएं नहीं। घबराएं क्यों नहीं? कि हम वैक्सीनेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं पॉपुलेशन, और नंबर 2, एंटीबॉडीज एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को या जिनको इन्फेक्शन हुआ उससे बहुत बन गई हैं, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि अब से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले जब हम और आप लोग बातचीत कर रहे थे, बूस्टर डोज का जिक्र आपने किया था। मुझे लगता है कि टेलीविजन में पहली बार उस शब्द का नाम हमने अपने दर्शकों को दिखाया, कि आपने जिक्र किया था कि बूस्टर डोज लगनी चाहिए। और कल जब हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आते हैं और बूस्टर डोज का जिक्र करते हैं, डॉक्टरी भाषा में आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो बूस्टर डोज है उसका क्या असर होगा, क्या जिन लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली या दूसरी डोज ली है उस पर कितना असर होगा? देखिए, बूस्टर डोज का मतलब होता है कि आपको पहली वैक्सीन लगाई गई। जब वैक्सीन हम लगाते हैं तो हमारे शरीर में 2 तरह की एंटीबॉडीज बनती है। एक होती है ह्यूमरल एंटीबॉडीज जो ब्लड के अंदर होती है, और दूसरी होती है टी सेल एंटीबॉडी। ये दोनों एंटीबॉडी जो होती हैं वो बॉडी में वैक्सीन के बाद बनती हैं। तो हमारे यहाँ जो फर्स्ट डोज लगाया गया, उसके बाद सेकंड डोज लगाया गया, इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। इससे क्या हुआ कि हमारी ह्यूमरल बॉडी और हमारी टी सेल बॉडी दोनों एंटी इम्यूनिटी बढ़ी। अब ह्यूमरल एंटीबॉडी जो होती हैं वो धीरे 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 6 महीने 9 महीने में कम होती जाती हैं। लेकिन टी सेल जो होती है, टी सेल इम्यूनिटी होती है, वो एक मेमोरी होती है, यानी बॉडी के अंदर मेमोरी है कि जैसे ही कोई इस तरह का इन्फेक्शन या इस तरह का एंटीजन बॉडी में जाएगा तो हमारी सेल जो सोई बैठी हैं उनके इम्यूनिटी है वो तुरंत बम्बार्ड करेंगी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक सिस्टम ये कहता है कि हम जितने वैक्सीनेशन करते हैं, कोरोना की बात हम छोड़ दें, आज हम कॉमन वैक्सीन को जानते हैं, पोलियो का लीजिए, डिप्थीरिया, कॉलरा,
मीजल्स, जितने भी वैक्सीन लीजिए, उन सारे वैक्सीन से हमारा आज का जो अनुभव है, साइंटिस्ट का अनुभव है कि प्राइमरी डोज देने के बाद एक निर्धारित समय में हमको फिर डोज देनी पड़ती है वैक्सीन की। उस थर्ड वैक्सीन की प्राइमरी को डोज देने के बाद जो नेक्स्ट डोज दी जाती है उसको हम कहते हैं बूस्टर वैक्सीन। तो बूस्टर डोज इसलिए दी जाती है कि जो हमारी टी सेल सेंसिटाइज हैं वो और सेंसिटाइज हों और बॉडी को तैयार रखें कि जैसे कोई कोरोना का एंटीजन बॉडी में घुसेगा तो तुरंत लड़ने के लिए अपनी पूरी फौज को भेज देंगी और तुरंत उसको मार डालेंगी। इसलिए बूस्टर डोज की हमने कहा था। हमसे पहले भी बहुत से साइंटिस्ट दुनिया भर में इस पर रिसर्च कर रहे हैं और करके आज से बहुत से कंट्रीज ने आज से 6 महीने पहले से बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया। बहुत से कंट्रीज जो इजराइल या उसके तरह के और से कंट्री हैं, उन्होंने तो बूस्टर डोज के अलावा 4th डोज देना भी शुरू कर दिया, 3rd डोज देना भी शुरू कर दिया। लेकिन बूस्टर डोज जो है देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चर्चा उस दिन की थी। और मैं समझता हूं कि हमारे आदरणीय परम पूजनीय प्रधानमंत्री जी को भी हम उनके एक्सपर्ट ने सलाह दी और उन्होंने जो एक देश को मार्गदर्शन दिया, जो आज्ञा दी, उसका हम लोग पालन करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश में सब लोगों को जो कि इसके लिए उचित हैं, जो इसके लिए लगाने लायक हैं, उन सबको अनुमति दी कि आप लोग बूस्टर डोज लगवाइए। तो बूस्टर डोज लगने से हमारे जिनको इम्यूनाइजेशन हो चुका है या जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी और उससे ये वेव आने का खतरा कम होगा। अगर किसी में ये ओमिक्रॉन जाएगा भी अंदर बॉडी में तो बॉडी उसको धारण करेगी, लड़ेगी और उससे बाहर आ जाएगी, तो मृत्यु होने की संभावना कम हो जाएगी इससे। जी डॉक्टर साहब, न्यूज इंडिया के इस खास पेशकश में मैंने आपसे कहा था कि आप कहीं मत जाइए। जी हाँ, आपका सरोकार आपके बच्चों को लेकर जी पालक परेशान है। डॉक्टर तोमर, बाल रोग विशेषज्ञ, इस समय जो पालकों के मन में जो सवाल कौंध रहा है वो ये कौंध रहा है कि बच्चों को आखिर डोज क्यों नहीं दी जा रही, और दूसरी 15 से 18 आयु के किशोरों को ही टीका देने के लिए क्यों चुना गया। देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले डॉक्टर होने के नाते एंड स्पेशली पीडियाट्रिक्स में होने के नाते मैं थोड़ा सा आपको बॉडी की एनाटॉमी की तरफ ले जाऊंगा। आप सब हम लोग जानते हैं कि हम वयस्क किसको कहते हैं। जब बच्चा बच्ची हमारा 16 साल से बड़ा हो जाता है तो हम वयस्क कहते हैं, यानी जैसे ही 15 को क्रॉस किया तो हम उसको वयस्क कहते हैं। वयस्क कहने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पूरा डेवलपमेंट हो गया। जब हम डेवलपमेंट कहते हैं तो उसमें शारीरिक डेवलपमेंट होता है और मानसिक डेवलपमेंट होता है। इन दोनों से पूरा हो जाता है फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, पर डेवलपमेंट नहीं होता। तो पहले चूंकि देखिए ये वायरस ऐसा है, नया वायरस है। किसी वायरस का वैक्सीन या किसी बीमारी का वैक्सीन बनाने के लिए कम से कम 3 साल 4 साल का गहन अध्ययन होता है, उनकी स्टडी होती है। उसके बाद हम वैक्सीन को कहते हैं वो वैक्सीन ये परफेक्ट वैक्सीन है। विडंबना क्या है, ये पेंडेमिक आया और हमारे पास समय नहीं था, तो विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और वैक्सीन कोरोना की डेवलप करी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि संसार में WHO ने हमारे देश में इसका नाम क्या दिया, इमरजेंसी वैक्सीन। इसका मतलब यह हुआ कि इमरजेंसी में डेवलप की वैक्सीन है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि हमको इस वैक्सीन के बारे में फुल्ली अभी जानकारी नहीं है कि इसकी इम्यूनिटी कितने महीने चलेगी, हमें बूस्टर कब देनी चाहिए, ये कब खत्म होगी, किस किस वेरिएंट पे म्यूटेशन पर काम करेगी, ये हम अभी अनभिज्ञ हैं। पर चूंकि पेंडेमिक जब आ जाता है तो हमको शॉर्ट टाइम प्लान करके अफेक्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा वाइज डिसीजन था कि विश्व ने, हमारे देश ने इमरजेंसी वैक्सीन की अनुमति दी और लोगों को लगी। 18 साल के लोगों को इसलिए चुना गया चूंकि हमने बताया कि वैक्सीन जब बनाते हैं तो उसका हम इफेक्ट देखते हैं, कब लगाएं, कैसे लगाएं, किनको लगाएं और उस वैक्सीन से क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो उस बुरे प्रभाव का जानने के लिए हमारे पास समय नहीं था। लोग मर रहे थे, दुनिया घबरा रही थी, कोरोना पैर पसार रहा था। तो इमरजेंसी वैक्सीन की लैंडिंग हुई, देश के विभिन्न देशों ने की, भारतवर्ष ने अपने 2 वैक्सीन बनाए। तो जब हमने उनको लगाया तो दुनिया का एक मत विचार था, WHO का एक मत विचार था, क्योंकि 18 साल से ऊपर के बच्चे वयस्क हो गए, अडल्ट हो गए, उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास पूरा हो चुका, इसलिए इनमें
जो है उस वैक्सीन के बुरे चीजों से लड़ने की पूरी क्षमता है। इसलिए पहला चैप्टर क्या आया कि भाई 18 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जाए, सबको मनुष्यों को दिया जाए, तो दिया गया जी। अब जो है क्वेश्चन आप मनीष जी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि अब हमने 15 से 18 क्यों खोला। इसके खोलने के तब हमने देख लिया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को लगाया गया और जो लक्षण आए वो किसी को हेडेक हुआ, बुखार आया, फीवर आया, किसी को थोड़े और ज्यादा हुए, लेकिन हमने इसको देख लिया कि बहुत बड़ा ऐसा कोई मानसिक भी लोगों को दिक्कतें आई पर वो ठीक हो गई, ठीक होती आ रही थी। तब हमारी सरकार ने, हमारे विश्व के साइंटिस्ट ने इस एज को लोअर किया। तो पहले उन्होंने क्या कहां तक लोअर किया, जहां तक करीब करीब मनुष्य वयस्क हो जाता है, वही जो होती है 15 साल। तो 15 साल तक मनुष्य करीब करीब वयस्क हो जाता है, यानी उसका मानसिक और शारीरिक विकास पूरा हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में वो क्या किया गया कि हमें बोला गया कि आज्ञा दी गई कि हम 18 से 15 पर आ जाएं। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मेडिकल की दृष्टि से ये बिल्कुल ठीक है कि हम 15 तक रुक जाएं भी और 15 के बाद के बच्चों को वैक्सीन देने चाहें। इससे एक पॉपुलेशन का मेजर ग्रुप कवर होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बच्चे इस उम्र में बहुत ज्यादा ही खेलते हैं, कूदते हैं, मिक्सअप करते हैं लोगों से, तो उनमें इन्फेक्शन होने की क्षमता या इन्फेक्शन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है जल्दी होती है, तो वो कम होगी। तीसरा क्या होता है कि हमारे देश के बच्चे इस उम्र के बच्चे होते हैं, 12वां पास करते हैं, हाई स्कूल पास करते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं, वहां पे बूस्टर डोज लग रही है। अगर आज हम प्रचलन पैदा नहीं करते तो हमारे बच्चों को विदेशों में जाने का, विदेशों में पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये पहला स्टेप लिया गया कि 15 साल तक के बच्चों को हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसके बुरे इफेक्ट 18 साल के ऊपर के बच्चों को नहीं मिले। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे लगातार सवाल करेंगे, मैं और मनीष जी। एक हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, वो गोरखपुर से इस वक्त आपको देख रहे हैं, कीर्तिमान उनका नाम है। कीर्तिमान जी, डॉक्टर तोमर साहब से सवाल करिए। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ओमिक्रॉन और डेल्टा सेम है, और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि ओमिक्रॉन से हमें उतना ही डरना चाहिए जितना कि डेल्टा से हम सेकेंड वेव के दौरान डरे। सर ये कॉलर हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक प्रिंसिपल है वायरस का और इन्फेक्शस का कि जब वायरस की इन्फेक्टिविटी, कंटेजिटी बहुत बढ़ जाती है तो उसकी किसी को डेथ करने की क्षमता या किसी को विक्षिप्त करने की क्षमता बॉडी को कम होती जाती है, क्योंकि उसके बहुत म्यूटेशन हो गए। तो यहां उसको हम यूं जोड़ते हैं कि कोरोना में जो डेल्टा आया उससे 5-6 गुना, इसमें कई गुना म्यूटेशन हुआ। इसकी कोरोना की वायरस की सरफेस का बहुत म्यूटेशन हुआ और इतना ज्यादा म्यूटेशन हुआ कि इसकी 5 से 6 गुना इन्फेक्शन क्षमता डेल्टा से बढ़ गई। तो अगर उस प्रिंसिपल को हम मानते हैं कि अगर जब वायरस बहुत कंटेजियस हो जाता है तो उसको विक्षिप्त मनुष्य को करने की, मारने की क्षमता कुछ कम हो जाती है। ये 100% नहीं है, लेकिन एक आम धारणा है हमारे वैज्ञानिकों में। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इससे डरने की बात नहीं है। यहाँ इसको मैं इस तरीके से आपको जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और है जो बार बार ये सवाल उठता है, जिनके बच्चे छोटे हैं 0 से 5 साल के, उन लोगों में सबसे ज्यादा डर ये रहता है कि चाहे हमने कोविड में भी देखा, कोविड-19 में देखा, डेल्टा में देखा, ओमिक्रॉन में देखा, इस बार बच्चों को लेकर लोगों में बड़ी दहशत है। जो माँ बाप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, चूंकि आप बच्चों के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, बच्चों के लिए आपने बहुत लंबे वक्त तक काम किया है, हमारे दर्शकों को यह समझाइए कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं 0 से 5 साल तक के लिए, उनको डरने की क्यों जरूरत है या क्यों नहीं है? देखिए, पहले मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा लियों ले जाऊं कि आज दुनिया के बहुत से देश हैं, वो उन्होंने 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को देना शुरू कर दिया। अब मैं ये आपको एज ए एनाटॉमिकली पढ़ाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि शरीर, मनुष्य का विकार, बच्चे का जो विकास होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है मानसिक विकास, एक होता है फिजिकल, शारीरिक विकास। तो जो मानसिक विकास होता है वो 0, यानी जिस दिन बच्चा माँ के पेट में आया, 0 जायगोट बना, उससे ले 0 डे का हमने उसको 0 डे से जब बच्चा जब तक पैदा हुआ और पैदा होने के बाद से जब तक 5 साल का हो गया, तब तक उसका ब्रेन बराबर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। यानी 5 साल का बच्चा नहीं होता तब तक उसका ब्रेन पूरा बड़ा नहीं होता, पूरा सक्षम नहीं होता।
एक एडल्ट का ब्रेन जो होता है वही ब्रेन हमारे 5 साल के बच्चे का होता है, लेकिन एडल्ट में आप कहेंगे उसको एक लाइफ में 5 साल के बाद एक्सपीरियंस मिलता है, तो ही बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड ही बिकम मोर एक्सप्रेसिव एंड ही कैन हैव मोर एडजस्टमेंट पावर, जो 5 साल के बच्चे में नहीं होती है। लेकिन एनाटॉमिकली जो ब्रेन है डेवलप हो गया, तो अभी किसी भी कंट्री में 5 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन देने का प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? कि अभी हमको ये नहीं पता कि अगर उस ब्रेन का जब डेवलपमेंट हो रहा है 0 से 5 इयर्स के बीच में, अगर उसको हम ये वायरस दे दें, ये वैक्सीन दे दें, तो क्या कहीं वो वैक्सीन जो उस बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है उसको डैमेज तो नहीं कर देगा? अगर उसने बढ़ते हुए डेवलप होते हुए ब्रेन को डैमेज कर दिया, जिसका हम लोगों को भी ज्ञान नहीं, साइंटिस्ट देख रहे हैं, तो वो बच्चा 5 साल की में के पहले हो सकता है उसके ब्रेन का डैमेज हो जाए। उसका ब्रेन का डैमेज हुआ और उसको डिसलेक्सिया या उसको कहिए पागलपन या उसके ब्रेन के कोई पार्ट के डैमेज होने से उसका कोई अंग भंग सब बेकार हो सकता है। इसलिए अभी कहीं भी विश्व में कहीं भी 5 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, बिकॉज कि हम नहीं चाहते कि बिकॉज हमको स्टडी नहीं है, हमको अनुभव नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है, हम नहीं चाहते कि 5 साल तक के बच्चों के ब्रेन को कैसे भी हम एक्सपोज करें इस वैक्सीन से, और हम उनको बचाना चाहते हैं, इसलिए नहीं हुआ। जी डॉक्टर साहब न्यूज इंडिया के इस अभिनव उपक्रम को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर, जो आज ये अभिनव उपक्रम के तहत ये कार्यक्रम खास तौर पे आपकी मौजूदगी के साथ, आपके ज्ञान के साथ, आपके अनुभव के साथ, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ बिहार से एक दर्शक अभिनव जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तोमर, अभिनव आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अभिनव, आप डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर से अपना सवाल पूछें। सर, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना ज्यादा खतरनाक है, तो इसको लेके सरकार रात को जिस तरह से लॉकडाउन लगाई है, तो क्या ये सही है? सरकार का ये फैसला सही है कि इतने खतरनाक वेरिएंट के लिए सिर्फ रात को लॉकडाउन लगाना? देखिए, सरकार जो है, सरकार के पास, हमारी सरकार के पास बहुत से वैज्ञानिक, बहुत सलाहकार हैं, जो सरकार के साथ साथ वो वैज्ञानिक, उनकी जो टीम है, हमारे देश के जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार की टीम है, बराबर वाच कर रही है, जिसका संपर्क दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों से है। तो वो ये वाच कर रहे हैं कि हम लोग अभी किन किन स्टेज में चलें। हम एकदम किसी कंट्री को लॉक नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप उन्होंने क्या लिया है, सरकार ने बहुत सही लिया है कि भाई जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर हम फालतू नहीं घूमें। तो आप भी मानते हैं कि 10-11 बजे के बाद, रात के बाद हमारे काम करीब करीब पूरे हो जाते हैं। तो जो भी शाम को कर्फ्यू लगाया है, बहुत सी स्टेट्स ने लगाया है, वो बिल्कुल ठीक है, उससे हमारे को कुछ तो संक्रामणता कम होगी। तो इसलिए ये स्टेप बिल्कुल सही है। पर अभी ये स्टेप कहना कि हम लॉकडाउन करें, इसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी इतना गंभीरता से नहीं ली, या सारे कंट्रीज में एक आध कंट्रीज को छोड़ के सारे कंट्री विचार कर रहे हैं देश विश्व के अंदर कि भाई क्या किया जाए, क्या क्या स्टेप लिए जाएं। हमारा भारतवर्ष, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, उनकी टीम बराबर सबके संपर्क में वाच कर रही है कि भाई कैसे हम विश्व स्तर पर, कैसे हम भारत के अपने स्तर पर इसको, महामारी को जो आने वाली है, थर्ड वेव जो आने वाली है, उसको कैसे रोकें। तो पहला स्टेप बिल्कुल उचित लिया गया है कि हमको छोटे बच्चों को 15 से 18 के बीच में वैक्सीन लगाएं, अनुमति हो गई। नंबर 2, 60 साल से ऊपर के लोगों को, जैसे मैंने क्या कहा कि बच्चा, आप देखते हैं छोटा बच्चा क्यों मानते हैं कि उसको बीमारी जल्दी आती है, और यही 60 साल से आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो वो भी बच्चे ऐसा हो गया, उसको जल्दी बीमारी आती है। और अगर उस 60 साल से ज्यादा के लोग में मॉर्बिडिटी, यानी कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोई अन्य क्रोनिक बीमारी चल रही है, उसको हम कहते हैं मॉर्बिडिटी, तो और वीक हो जाता है। तो इसीलिए जो मैसेज कल दिया गया कि 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाएं, बूस्टर लगाएं, हम बिल्कुल सही डिसीजन है। तीसरा डिसीजन था कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, नर्सेज हैं, उनको हम बूस्टर लगाएं, क्योंकि उनके पास बार बार वैक्सीन से एक्सपोज हो रहे हैं, बार बार जो है वो उनको वायरस के मरीज मिल रहे हैं, वो उसके अंदर वायरस जा रहा है, तो उनके लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए उनको बूस्टर देना बहुत जरूरी है। तो 3 जो हमारे ऑर्डर्स हैं, 3 जो हमारी आज्ञा हमको अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से मिली हैं, वो बिल्कुल सही हैं। इसका बहुत से देश ऑलरेडी विदेश में पालन कर चुके हैं, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल।
एक और कॉलर हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त पुनीत हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, डॉक्टर तोमर से अपना सवाल पूछिए। सर, मैं पुनीत बात कर रहा हूँ लखनऊ से। जी सर, जैसा कि हमने सेकेंड वेव के दौरान देखा था कि कई लोगों को कोरोना हो गया था, फिर भी उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उन्हें कोरोना हो गया है। तो हम कैसे जाने कि हमें ये ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं और क्या है इसके लक्षण और कैसे इससे बचाव करें? देखिए, आपने पुनीत जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी है। ये जो वायरस है इतना कंटेजियस है, इतना इन्फेक्शियस है कि 5 से 6 गुना इन्फेक्शियस है। तो मैं कह सकता हूं, आज जो हमारा सिनेरियो है, हम लोग क्या करते हैं, एक तो कोरोना को जांच करने के लिए RT-PCR करते हैं, आप उसका नाम जानते होंगे। और RT-PCR करने के बाद हम ये पता पाते हैं कि उसको कोरोना कोविड-19 हो गया, इतना पता पड़ता है। लेकिन उसका कौन सी वैरायटी है, अगर डेल्टा था तो तब, या ओमिक्रॉन, उससे उसकी वैरायटी का पता नहीं पड़ता। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि 10 या 12 या 15 या 20 सैंपल में से रैंडम सैंपल लेते हैं और उस पॉजिटिव मरीज से, फॉर एग्जांपल हमने 20 मरीज का RT-PCR किया, वो पॉजिटिव आए, कोरोना के पॉजिटिव आ गया, उन 20 में से रैंडम 1-2 मरीज का हम सैंपल को भेजते हैं जीनोम स्टडीज करने के लिए। जो जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, उसमें पता, एक नई टेक्निक है, उसमें पता पड़ता है कि भाई ये कौन सा हमारा स्पेसीज है, कौन सा म्यूटेशन है। तो यानी RT-PCR जो होता है वो अपने को ओमिक्रॉन डायग्नोस नहीं करता, उसके लिए हमको जीनोम सीक्वेंसिंग करानी पड़ती है, जो कि हम आज कंट्री में हर RT-PCR पॉजिटिव मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करा रहे हैं। उसके लिए हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की इतनी लैब नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात और है कि अभी साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया है कि कोरोना की जो ये जीनोम सीक्वेंसिंग है, वो उसमें किट पैदा कर ली है, जिससे कि जब RT-PCR करेंगे उसमें उस किट का यूज हो जाएगा। कोरिया कर रहा है, कई और देश कर रहे हैं, तो हमको उसी से पता पड़ जाएगा कि भाई आपको ये ओमिक्रॉन है कि नहीं है। लेकिन तब तक हमको 5 से 6 दिन लगते हैं, नंबर 1 तो जीनोम सीक्वेंसिंग कराने में और ओमिक्रॉन डायग्नोस करने में, और हम हर मरीज का जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करा रहे हैं। इसलिए बहुत से मरीजों को कोरोना हुआ और निकल गया होगा ओमिक्रॉन, हमको नहीं पता। दूसरा कि मैंने क्या कहा कि ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स हैं वो मोस्टली माइल्ड आ रहे हैं, माइल्ड टू मॉडरेट हो रहे हैं। यानी साउथ अफ्रीका में सबसे पहले नोटिस किया गया, वहां भी यही निकला रिजल्ट कि उन्होंने नवंबर 24 को पता पकड़ लिया था। तो अगर उनका डाटा नवंबर का, दिसंबर का हम लोग देखते हैं, तो उनके यहाँ भी जो मरीज हैं वो माइल्ड हैं टू मॉडरेट हैं, सीवियर बहुत कम है। दूसरी बात जो इस ओमिक्रॉन की है वो उनमें भी हो रहा है जिनको कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, यानी दोनों डोज लग चुकी हैं, उसके बाद भी ओमिक्रॉन हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनने फुल डोज ले ली है, दोनों डोज ले ली है, उनमें ओमिक्रॉन के सिम्टम करीब करीब माइल्ड ही हैं या मॉडरेट हैं, सीवियर नहीं हो रहे हैं। जी, हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक डॉक्टर तोमर, जिस गहराई के साथ आप ओमिक्रॉन के साथ साथ बच्चों पर इसका असर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, टीके दिए जाएं ना दिए जाएं, सरकार का फैसला, पालक, मुझे ऐसा लगता है जो लगातार कॉलर एक के बाद एक जुड़ते जा रहे हैं, ये बता रहा है कि दर्शक बड़ी इत्मीनान से एहतियात कैसे बच्चे और बच्चों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर काफी सचेत है। हमारे साथ दिल्ली से एक दर्शक पूजा हमारे साथ जुड़ी है। पूजा, आप अपना सवाल पूछे, डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर के जवाब। जी सर, मैं पूजा बात कर रही हूँ दिल्ली से। मेरा सवाल ये है कि मेरे को एक बार कोरोना हो चुका है और मैंने फर्स्ट डोज भी ले लिया वैक्सीन का, तो क्या मुझे अभी भी उतना ही खतरा है जितना पहले था? पूजा जी, बड़ी अच्छी बात है, उसको बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो गया, इन्फेक्शन हो गया, एक्चुअल वायरस इन्फेक्शन हो गया, तो उससे और बच गया, उससे बड़ी खुशखबरी नहीं है। यानी उसकी बॉडी तो बहुत इम्यून हो गई और आपने फिर एक डोज ले ली, तो देखा जाए तो आपका बूस्टर डोज हो गई वो। यानी आपको इन्फेक्शन से बॉडी में इम्यूनिटी आ गई और आपने एक वैक्सीन की डोज ले ली, तो यू आर बूस्टर ऑलरेडी, तो आप तो बहुत ज्यादा सक्षम हो गई। या ऐसे जो मरीज जिनकी स्थिति आप जैसी है, बहुत ज्यादा सक्षम हो गए ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में बहुत देर से है
दरअसल ये वैक्सीन से, जो हमारे देश में वैक्सीन है, कितने तरह की होती हैं, इसका क्या बॉडी पर असर होता है, इससे क्या फायदा होता है। हम देखते हैं कई ऐसे मरीज मिले हैं हमें जिन्होंने कोविड हुआ, वैक्सीनेशन ले ली, लेकिन उनकी बॉडी बहुत फ्रैक्चर हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कोरोना का जो वैक्सीन लगा और या कोई हम वैक्सीन लगाते हैं, उसके बाद जब वैक्सीन जो होता है वो अंदर जब जाता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, उसको उस पर एक्शन करता है। उसका एक्शन ये होता है कि बॉडी में मसल पेन और फीवर इज वेरी कॉमन सिम्टम विद मोस्ट ऑफ दी वैक्सीन्स, नॉट ओनली कोरोना, मेनी वैक्सीन्स। लेकिन इसमें जो देखने को मिलता है, थोड़ा सा किसी में वीकनेस लंबी चली, किसी में थोड़े से ब्रेन की सिम्टम आए, भूल जाना या इस तरह का थकावट का बहुत ज़्यादा चलना, थोड़ा लंबा चला, थोड़ा बॉडी पेन लंबे चले, इस तरह की थोड़ी सी ब्लड में कोगुलेटिबिलिटी की जो है सिम्टम बढ़ गए, तो बहुतों को हार्ट की बीमारियां इसके बाद हुई। ये क्लियर कट नहीं है, लेकिन जो हमारे स्टैटिक डाटा कह रहा है, तो थोड़ा सा जो कोरोना की वैक्सीन के जो कॉम्प्लिकेशन थे औरों के मुकाबले ज़्यादा हुए हैं, लेकिन बड़ा शॉर्ट स्पैन है। हमको बड़ा लंबा स्पैन देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास समय नहीं है। आने वाला 2 साल, 3 साल, 4 साल जब बताएगा कि एक्चुअली व्हाट इज दिस। अभी तो हम लोग एवरीथिंग इज डूइंग इमरजेंसी में हम लोग करना चाह रहे हैं। हम असेस करते हैं 2 महीने में, उस पर एक्ट करते हैं, फिर असेस करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। सर नमस्ते सर, नमस्कार। अभिषेक बात कर रहा हूँ मैं प्रयागराज से। और सर मेरा प्रश्न ये है कि ये बूस्टर डोज क्या है? देखिए, मैंने बताया कि आपके हमारे अंदर जो होती है लड़ाई से लड़ने की, शरीर के अंदर भगवान ने एक मशीनें बनाई हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। मशीन के अंदर है, मशीन है वो। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो फौज है हमारी, जो हमारी बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या और कुछ घुसता है तो तुरंत फौज लड़ने को पहुंच जाती है वो। और वो फौज 2 तरह की होती है, एक होती है ह्यूमरल, एक होती है टी सेल। ह्यूमरल ब्लड में होती है, टी सेल जो होती है वो अलग होती है। टी सेल होती है वो इन्फेक्शन का मेमोरी लेके बैठ जाती है, और ह्यूमरल जो होती है हमारी फौज होती है, बटालियन होती है, जो उसको लड़ती है, उसका कोई घेर लेती है उसको ब्लड में मारने के लिए। तो आप जब पहली बार जो वैक्सीन लगाते हैं, जिसकी 2 डोज हुई, 2 वीक या कहीं 4 वीक, 6 वीक, डिपेंड करता है वैक्सीन के ऊपर, हम 2 डोज देते हैं, तो उससे हमको बोलते हैं प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। यानी उससे हमारी टी सेल्स में मेमोरी आ गई और हमारे ब्लड के अंदर ह्यूमरल एंटीबॉडी बन गई कि उस वायरस से या उस एंटीजन से लड़ने के लिए। वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं, समय जाता है तो कम होना शुरू हो जाती हैं। कहीं 9 महीने में कम होती हैं, किसी में साल भर में कम होती हैं। क्योंकि कोरोना वायरस में अभी हमारी स्टडी पूरी नहीं है, इसलिए हमने माना कि 9 महीने में कम हो ही रही है। हमने बहुत स्टडी करी, तो इसलिए उस कम होती हुई हमारी जो लड़ने की फौज है, वो जब कम हो रही है उसकी क्षमता, उसको बढ़ाने के लिए हमें फिर डोज देना पड़ता है वैक्सीन का। उस डोज को कहते हैं बूस्टर डोज। यानी वैक्सीन वही है, लेकिन उसकी जो डोज दी जा रही है वो डोज को हम लोग कहते हैं बूस्टर, मतलब चीजों को बूस्ट कर रही है, बढ़ा रही है। यानी बूस्टर डोज नाम इसलिए दिया गया। वो वैक्सीन ही है, वो वैक्सीन की 3rd डोज है, लेकिन चूंकि वो बूस्ट कर रही है हमारी इम्यूनिटी को, इसका नाम बूस्टर डोज पड़ा। जी, बूस्टर डोज। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर तोमर, इस समय न्यूज इंडिया की इस खास पेशकश, इसमें जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनको रियली बूस्ट मिल रहा होगा, उन्हें ताकत मिल रही होगी। जी हाँ, बच्चों को लेकर जो पालक परेशान हैं कि आखिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कैसे बचें, किस उम्र के बच्चे जा रहे हैं, कैसे सरकार एहतियात बरते। डॉक्टर तोमर, एक सवाल जो एक हर आम नागरिक के मन में है, वो सवाल है, ओमिक्रॉन को भीड़ पसंद है, ओमिक्रॉन को भीड़ पसंद है और भीड़ से हमें बचना है। बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, ओमिक्रॉन को भीड़ पसंद है, हमें भीड़ से बचना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग इनके, मनीष जी की इस बात का मनन करें तो देखिए लास्ट वर्ड क्या है कि भीड़ से बचना है। तो ये सबसे बड़ा उपाय है कि भीड़ से बचना है। और साथ में ऐड करना चाहूंगा मैं 2 गज की दूरी, और सबसे उम्दा तरीका है कि मास्क लगाएं और बार बार अपने हाथ धोएं। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है बचने के लिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि कई सारे लोग अभी भी बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। हम चुनाव में, रैलियों में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, लोग बेपनाह तादाद में आते हैं, मास्क भी नहीं होता, सैनिटाइजर भी नहीं होता, और एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। दरअसल
सरकार भी तमाम तरह की कोशिश कर रही है कि इन तरह की चीजों से बचा जाए, लेकिन जनता भी जागरूक तो है, लेकिन फिर भी वो आगे निकल रही है, घरों से निकल के। देखिए, इसमें तो ये एक पैंडेमिक बीमारी है। इसमें जो सरकार का सलाहकार सरकार है, हमारी सरकार हमें कंट्रोल करने वाली है, सरकार हमें गाइड करने वाली है, लेकिन हमारी ड्यूटी बढ़ जाती है कि जो सरकार कह रही है, जो नियम कानून कायदे बने हैं इससे बचने के लिए, उनका हमको एज ए सभ्य नागरिक के नाते हमको पूरा कंप्लीट तरीके से पालन करना चाहिए। यानी हाथ धोना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, भीड़ से दूर रहना, भीड़ नहीं लगाएं कहीं हम, और अपने मास्क हमेशा पहन के जाएं, हाथ धोएं। तो ऐसा करने से हम लोग इसका इन्फेक्शंस को, इस इन्फेक्शियस बीमारी को हम लोग काफी हद तक दूर कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ बहराइच से एक दर्शक हैं। जी हाँ, रणविजय, आप डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, जी हाँ, देश विदेश में विख्यात बाल रोग विशेषज्ञ से अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार सर, मेरा नाम रणविजय सिंह है, मैं बहराइच से बात कर रहा हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि ये ओमिक्रॉन क्या है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों बताया जा रहा है? देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो नाम है वो WHO ने दिया है। नाम इसलिए दिया कि चूंकि जब पता पड़ा साउथ अफ्रीका में हुआ, तो वहां की स्टडी ने ये बताया कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी 5-6 गुना ज्यादा इन्फेक्शस है, ज्यादा कंटेजियस है, यानी ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसे जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शस होते हैं, कंटेजियस होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कि इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। इसलिए WHO ने इसका नाम दिया, इट इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इसलिए हम लोग कंसर्न रहें, हम इसको ध्यान रखें इसके लिए, इसलिए नाम वहां से आया है ये। लगातार डॉक्टर साहब आपकी बात जैसे ही तमाम दर्शक सुन रहे हैं, सवाल पे सवाल आ रहे हैं। एक और वाराणसी से हमारे दर्शक हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। मनोज उनका नाम है। मनोज, डॉक्टर तोमर साहब से अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि मैं एक किराना दुकानदार हूँ, और मेरा सवाल ये है कि लोग जिस तरह से मास्क और ये 2 गज की दूरी नहीं रखते हैं, तो लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए? देखिए, मैंने इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने अभी कहीं सुन रहा था कि अपील की गई है, लोगों ने से अपील की गई है कि दुकानदारों से अपील की गई है कि भाई आपके पास दुकान पे कोई आदमी मास्क बगैर आता है तो उसको सामान नहीं दें आप, तो आप उसका ध्यान रखें। मैं समझता हूं कि जब आदमी आता है, कोई ग्राहक आ रहा है कि नहीं आप मास्क पहन के आइए मेरे पास, तो एक मैसेज जाएगा, वो आदमी मास्क पहनेगा। तो मास्क पहनने को आप भी उसको आगे दे सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोचूंगा कि आप अपनी दुकान पर बोर्ड लगाएं कि भाई आप जो ग्राहक मेरे यहाँ आएगा उसको मास्क पहने होना चाहिए, मेरे यहाँ कोई भी आदमी बगैर मास्क के नहीं होगा। बिल्कुल, ये जागरूकता भी है। मनोज जी ने जो वाराणसी से सवाल पूछे, सर ये सवाल मेरे जहन में भी है, क्योंकि शहर के जो लोग हैं वो मास्क लगा लेते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, देखते हैं, लेकिन अमूमन जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहां पे डॉक्टर साहब इस चीज की बड़ी लापरवाही होती है। सरकार क्या करे, पुलिस क्या करे, कितने चालान करे, कितने लोगों को समझाए, कितने पेनल्टी लगाए, लेकिन ये तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, जनता को बहुत जागरूक होना है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो बहुत कंटेजियस है, इसलिए जनता को भीड़ भड़ाके से दूर रहना है। मतलब हम अननेसेसरी गैदरिंग नहीं करें, जहां जरूरत नहीं हो हम फालतू नहीं घूमें, जहां जरूरत नहीं हो हम नहीं जाएं, हो सके अवॉइड करें, उस भीड़ भाड़ वाले जगहों को नहीं जाएं और भीड़ नहीं लगाएं। ये मेरा सबसे निवेदन है। सरकार भी यही कह रही है, इन विश्व भी यही कह रहा है, WHO भी यही कह रहा है। हम सबको देश के एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, चाहे हम गांव में रहते हो चाहे हम शहर में रहते हो, हमको भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाना, भीड़ भाड़ नहीं पैदा करना और हमेशा मास्क बांध के जाना है। ये मेरा एक वो है। जी डॉक्टर तोमर, ये सारे एहतियात वो एहतियात हैं जो आपको इस संक्रमण बीमारी से बचाएगा। एक बचेगा तो सब बचेंगे। डॉक्टर तोमर, दवाई को लेकर बात की जा रही है कि आखिर बच्चों को लेकर एक ओरल वैक्सीन की भी बात हो रही है, इसको लेकर भी अनुसंधान लगातार जारी है। तो ये ओरल वैक्सीन को लेकर देश और दुनिया में डॉक्टर तोमर क्या किया जा रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इस क्वेश्चन होने से पहले एक बात जो बताना रह गया वो रह गया है कि मैंने ये बताया कि 15 साल से ऊपर के बच्चों को लिस्ट में जोड़ लिया गया, क्योंकि हम मान चुके हैं कि 15 साल के बच्चे का लगभग मानसिक एवं शारीरिक विकास करीब करीब पूरा हो जाता है, तो उसको लागू कर दिया।
बहुत से दोस्त जो लोग हैं वो 5 साल से लेकर के बहुत से कंट्री 5 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। हमारा कंट्री ने अभी ऑर्डर नहीं दिया है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर 15 साल से ऊपर के बच्चों का किया तो 5 साल तक के बच्चों को क्यों नहीं किया? देखिए, उनकी जो एक रक्षा की, उनकी जो एक हेल्थ साइंस कमेटी है, जहां उनकी हाई पावर्ड कमेटी जो उनको सलाह देती है, जो विश्व के कोने कोने डॉक्टरों से अपन संबंध रखती है, उसके लिए मैं इतने डॉक्टर होना तक कहना चाहूंगा कि 5 साल से पहले मैंने क्या बताया कि बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। अगर हमने वैक्सीन दिया, हमको पता नहीं है उसका कहीं मस्तिष्क पर कोई असर पड़ गया तो बच्चा विक्षिप्त हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि 5 साल से 15 साल तक हमने क्यों स्पेयर किया। इसलिए स्पेयर किया, आप महसूस करते हैं कि 5 साल से लेकर के 15 साल तक एक जो बच्चा 5 साल का होता है वो 15 साल तक, चाहे हमारी बच्ची हो चाहे हमारा मेल बच्चा हो, उस दोनों के शरीर में बहुत ज्यादा शारीरिक परिवर्तन आते हैं। यानी जो बच्चा है, यंग मेल है, उसको दाढ़ी मूंछ आती है, उसमें और भी मेल के लक्षण पैदा होते हैं। हमारी जो छोटी बच्चियां हैं उनमें भी और तरह के लक्षण पैदा होते हैं। पूर्ण रूप से हमारी बच्चियां बड़ी होती हैं, युवतियां बनती हैं। तो आप देख रहे होंगे उसमें जो चेंजेस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बीच में जो मेन हमारा डर क्या है, अभी मेन हमारा डर ये है कि ये हमारा जो जेनेटिक, जो हमारा फीमेल और मेल का जो डेवलपमेंट होता है मेल एंड फीमेल के अंदर, उसमें क्या होता है कि अगर कहीं हमारे जब बच्चा बनता है पेट में माँ के, तो स्पर्म और ओवम मिलते हैं, उससे बच्चा बनता है। लेकिन ओवम जब हमारी बहनों के, बच्चियों के जब मैच्योर हो जाती हैं तो वो बनता है। उसको बनने में उनको 15 साल तक का पीरियड लगता है, तब मैच्योर होती हैं। वो एक पीरियड है। उसी तरह स्पर्म को 15 साल तक के बच्चे में पैदा होता है, उससे पहले भी हो जाता है लेकिन मैच्योर होता है। तो अगर हमने 5 से 15 साल तक के पीरियड को, जबकि उसका जेनेटिक सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप हो रहा है, कहीं हमने उसको वैक्सीन को दे दिया और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई जीन ऐसा हुआ कि उसने स्पर्म को या ओवा को गड़बड़ कर दिया, उसमें कोई डिफॉर्मिटी पैदा कर दी, तो जब उसके मिलने से जायगोट बनेगा, जब बच्चा माँ के गर्भ में गर्भ धारण करेगा, तो उसमें बहुत सारे अवगुण हो जाएंगे। वो उसकी हाथ नहीं हो सकता है, उसकी उंगली नहीं हो सकती, उसकी आंखें नहीं हो सकती हैं। मतलब ये जो जीन परफेक्ट होता है, वैसा आपने देखा होगा जब हिरोशिमा में या जापान में जब एक न्यूक्लियर बम हुआ, या कहीं जब न्यूक्लियर विस्फोट हो जाता है, उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनमें कई पीढ़ी तक उनमें जीन्स चेंज हो जाते हैं, जीन्स डैमेज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, विकसित बच्चे पैदा होते हैं। तो इस डर के मारे, चूंकि अभी इसका पूरा प्रभाव नहीं है पता हम लोगों को वैक्सीन का, इसलिए अभी रोका गया है कि भाई 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को जब तक और स्टडी नहीं कर लें, तब तक हम उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब नहीं होने दें, आने वाली पीढ़ी को नहीं खराब होने दें, इसलिए इनको रोका गया है। तो अब ये जो क्वेश्चन था मनीष जी का, मैंने इसलिए कहा कि ये तो रोका हुआ है बिल्कुल, लेकिन हमारे जो कुछ विश्व में देश हैं, उन्होंने ऐसा वैक्सीन उनके पास है जिसकी उन्होंने स्टडी कर ली है। जो फाइजर का वैक्सीन है उसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो होता है काफी अच्छा, टेक्नोलॉजी में उत्तम माना जाता है, जो फाइजर कंपनी ने बनाया है। उस वैक्सीन को अमेरिका ने 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को देने के लिए लागू कर दिया है। हमारे देश में मैसेंजर आरएनए वैक्सीन नहीं है, इसलिए जो ये निर्णय लिया गया हमारी सरकार ने कि हम 5 से 15 तक के बच्चों को स्पेयर करेंगे, अति उत्तम निर्णय है। जब तक हमारे पास मैसेंजर आरएनए वैक्सीन नहीं उपलब्ध होता, तब तक इस उम्र के बच्चों को हम छुएंगे नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे मनीष साथ जी बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूं सर। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर रुचिरा गुप्ता जी हैं, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगातार न्यूज इंडिया पर हम बातचीत कर रहे हैं कि बच्चों को लेकर जिस तरीके से कोविड हो रहा है और उससे किस तरह के एहतियात बरते। डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे भी समझना चाहेंगे, आप क्या दर्शकों को सलाह देंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह से एहतियात बरतें? देखिए, हमें कुछ चीजें अच्छी तरह से पता रहनी चाहिए कि बच्चों में एक तो सबसे पहले भय की स्थिति नहीं होनी चाहिए।
बच्चों में जो आज की डेट पर अगर हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5 से 10 साल तक के बच्चे, 12 साल तक के बच्चे, इनमें जो कोविड है उसके लक्षण बहुत ही माइल्ड आते हैं, बहुत ही मतलब गंभीर बीमारी नहीं होती और आमतौर पर रिकवर कर जाती है। इम्पॉर्टेंट है हमें ये बताना है सबको कि भय ना करें, बच्चों को बताएं कि जब भी वो बाहर जाएं मास्क पहनें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दें, कैसे हैंड्स को वॉश करना है, कैसे एक क्राउडेड स्पेस से अलग करना है, अगर छींकना है तो छींकने के भी मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, बच्चों को वो सब बताने हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब सरकार जिस कैटेगरी के लिए वैक्सीनेशन बोले वो टाइम टू टाइम देने हैं। नंबर 3, बच्चे को हल्का सा भी लक्षण आता है, खांसी, जुकाम, बुखार, तो अपने बाल रोग विशेषज्ञ से उसके बारे में संपर्क करें। जरूरी नहीं है हॉस्पिटल जाएं, टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं और आगे उस पर निर्णय ले सकते हैं। ये तो रही ये बात। अब जो 15 से 18 साल के बच्चे जिनमें कि सरकार ने अभी एक टीकाकरण की अनुमति दी है, वो एक बहुत ही मतलब स्वागत वाली विषय है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है ये एडोलेसेंट एज ग्रुप है, जैसा कि अभी डॉक्टर बलबीर भी बोल रहे थे, और ये एक एज ग्रुप है जो स्ट्रेस होता है। एडोलेसेंस में जब एक यंग एडल्ट में चेंज हो रहे होते हैं तो स्ट्रेस पीरियड होता है, बॉडी पे भी स्ट्रेस होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये वो एज ग्रुप है जिसमें बच्चों को, इन एडोलेसेंट्स को बाहर जाना पड़ता है, कई बार कोचिंग के लिए, कॉलेजेस के लिए, प्रोफेशनल स्कूल्स में जाते हैं। उनकी वो स्टेज है जब उनका करियर इज एट स्टेक, व्हेन दे हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग, लॉट टू अचीव। दूसरा ये वो एज है जब उसमें वो इंडिपेंडेंस लाते हैं, उसमें वो एक इंडिपेंडेंट एडल्ट बनने वाले हैं, तो उनका अपना एक सर्कल होता है, एक पीयर ग्रुप होता है जिसके साथ वो मिलना जुलना पसंद करते हैं। इसकी ये इम्पोर्टेंट भी है बच्चों की एक मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे डेवलपमेंट के लिए। सो जितने अपने एडोलेसेंट्स हैं, बच्चे हैं, सबको हमें यही समझाना है कि भाई मास्क एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि डॉक्टर गुप्ता, आप बने रहिए। ऋषि जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये था कि अभी जिस तरीके से सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन का जो है वो फैसला लिया है, लेकिन हम देखते हैं सर कि उससे पहले भी मतलब कम उम्र के बच्चों के लिए भी जो है वो कोरोना संक्रमित हैं। तो सर उनके लिए क्या खास जो है वो चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो वैक्सीन भी नहीं है। डॉक्टर साहब, देखिए, मैंने बताया कि आपको शायद सुना नहीं कि 5 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं हमारे पास, या 0 से हम 15 साल तक के बच्चों की बात करेंगे, पैदा होने से 15 साल तक के बच्चों का, तो अभी चूंकि रिकमेंडेशन इसलिए नहीं है कि बिकॉज 5 साल तक ब्रेन डेवलप करता है और 5 से लेकर के 15 साल तक बच्चे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी डेवलप करती है बच्चियों की और बच्चों की, तो कहीं ये दोनों बातें डैमेज नहीं हो जाएं, क्योंकि हमको इस वैक्सीन के बारे में अभी पूरा पता नहीं है। इसलिए विश्व के वो लोग जहां पर जिनके पास मैसेंजर आरएनए वैक्सीन नहीं है, वो लोग इस ग्रुप के बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हैं अविनाश हैं, उनके भी सवाल हैं। अविनाश, सबसे पहले आपको हम ये बता दें, हमारे साथ डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, डॉक्टर रुचिरा गुप्ता है। आपका सवाल किससे है? सर, तोमर सर से मेरा सवाल है। जी, अपना सवाल पूछें। सर, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें ये लक्षण, हम कैसे पहचानेंगे कि उनमें ये लक्षण आ गया है और वायरस उनके अंदर है, तो उस पर कैसे उसको पहचान करेंगे और उसका निवारण में क्या क्या उपाय करेंगे? देखिए, छोटे बच्चों में जिसमें कि पैदा होने से लेकर के और 15 साल तक के बच्चे जिनमें कि वैक्सीन नहीं लग रहा है अभी, अगर उनको ये जो ओमिक्रॉन है इसके सिम्टम वही होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार नहीं भी हो सकता है, खांसी, जुकाम, छींक होती है। अगर आपके बच्चे में खांसी, जुकाम, छींक है, सुस्ती आ रही है, कह रहा है थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, 12 साल का, कह रहा है हमारी बॉडी पेन हो रहा है, या इस तरह की जो चीज़ें, गला खराब हो रहा है, तो हमारी पहली ड्यूटी होती है कि उसको हम लोग RT-PCR कराएं, और RT-PCR करने से हमको पता पड़ेगा कि उसके अंदर कोविड इन्फेक्शन, कोरोना वैक्सीन है। और कोरोना वैक्सीन है तो ऐसे बच्चों में से
रैंडम सैंपल लिए जाते हैं, सरकार ले रही है। जैसे 10 टेस्ट में पॉजिटिव आ गए बच्चों के या मनुष्य के पॉजिटिव आ गए, उसमें से 1-2 छांट करके लेकर के उसका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाता है। वो जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सुविधा हर जगह हर लैब में नहीं है, तो इसमें 3-4 दिन अभी हमारे कंट्री में लग रहे हैं। उससे पता पड़ता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं है। लेकिन अगर वो ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं भी है तो कोविड पॉजिटिव तो हो ही गया। तो हमको वही चीज रखना है कि हम जो कोविड पॉजिटिव के लिए करते हैं कि दूरी रखें, उसका उचित डाइट दें, उसको मास्क लगाएं, हाथ बार बार धोएं और उसका सिम्टोमेटिक इलाज करें। आप देख रहे हैं लगातार न्यूज इंडिया की खास पेशकश। देश के जाने माने मशहूर डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। लगातार हम ओमिक्रॉन को लेकर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि देश ने पहली लहर, दूसरी लहर देख ली, तीसरी लहर का खतरा हम सबके सर पर मंडरा रहा है। ओमिक्रॉन का अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सीधा सवाल है जो आम लोगों के जहन में भी आता है। मसलन बहुत सारे लोग टेस्ट करा लेते हैं, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, टेस्ट नहीं कराते। यानी 10 में से अगर एक आदमी टेस्ट करा लेगा, 9 नहीं कराएंगे, तो ओमिक्रॉन को कैसे रोका जाएगा? देखिए, इसको क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं। 10 में से एक टेस्ट कराते, 9 नहीं कराते, वो तो वहां तक ठीक है कि उसको पता पड़ जाता है तो एक को रोक लेंगे हम लोग। पर हमारे यहाँ थोड़ी स्थिति और ज्यादा है। हमारे पास क्या है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग, जिससे कि हम लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता पाड़ते हैं, वो हर आरटी-पीसीआर लैब में नहीं होता। हमारे सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में सरकार ने बहुत ज्यादा आरटी-पीसीआर लैब खोले। आरटी-पीसीआर लैब जो खोले हैं, लेकिन वो सारे आरटी-पीसीआर लैब जो हैं, मैं कहूंगा 95% आरटी-पीसीआर लैब जो हैं, वो जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत कम ऐसे लैब बनाए गए हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, और ओमिक्रॉन को डायग्नोस करने के लिए उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए सरकार 10-15 सैंपल्स में से 1-2 सैंपल भेजती है जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए, और उसमें भी 3-4 दिन लगते हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूं, समाज को देना चाहता हूं, अपनी आरटी-पीसीआर को देना चाहता हूं, और भी जो हमारे हेल्थ एडवाइजर को देना चाहता हूं कि विश्व के कई लोगों ने आरटी-पीसीआर की ऐसी किट बना ली है जिससे आरटी-पीसीआर करते समय ही आपको पता पड़ जाता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया। उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अभी चूंकि किट हमारे देश में शायद उपलब्ध नहीं है, जल्दी सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। तब तक के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूं, आरटी-पीसीआर जो है वो 3 तरह के जीन्स जो होते हैं वो कोविड के डिटेक्ट करता है। उसमें से अगर 3 जो जीन्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है आरटी-पीसीआर। मेरा मैसेज ये है कि जितने आरटी-पीसीआर लैब हैं, अगर उनके अंदर एस जीन नहीं मिल रहा है टेस्ट में, कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, उसके 2 जीन मिल रहे हैं लेकिन एस जीन नहीं मिल रहा, उसको हम बोलते हैं एस जीन ड्रॉप आउट। तो एस जीन ड्रॉप आउट आज विश्व में स्क्रीनिंग मान लिया गया है। यानी वो आरटी-पीसीआर लैब लिख सकती है क्वेरी एस जीन ड्रॉप आउट मे बी ओमिक्रॉन, तो उसको उसी तरह से हम लोग प्रोटेक्ट करना शुरू कर दें कि भाई ओमिक्रॉन है लेकिन एक क्वेरी लगी हुई है, लेट अदर तब तक जीनोनिम जो हमारे यहाँ हो रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो एक मैसेज है कि आरटी-पीसीआर जब रिपोर्ट दी जाए, जो देने वाले डॉक्टर्स हैं, देने वाले टेक्नीशियंस हैं, देने वाले जो लोग हैं, जो लैब्स हैं हमारी, अगर एस जीन ड्रॉप आउट हो रहा है तो ये मान के चलें कि उसमें ओमिक्रॉन तकरीबन निकलेगा ही। ये 2 मैसेज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम लोग मानेंगे तो हमारे देश में हम जल्दी से पकड़ लेंगे कि ओमिक्रॉन आ गया। जी डॉक्टर तोमर, ये एक बड़ी जिम्मेदारी लैब टेक्नीशियंस, लेबोरेटरीज जो कि ये जांच कर रही हैं। आरटी-पीसीआर में जिस तरह की आपने जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की, वो किट अभी हमारे पास नहीं आई, लेकिन जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वही बताएगा कि ओमिक्रॉन है या नहीं। डॉक्टर तोमर, एक सवाल मेरा, मुझे पता है आपको अभी जाना है, आपके व्यस्त कार्यक्रम से आपने न्यूज इंडिया पर 1 घंटा अपना निकाला। जी हाँ, मसला भी बड़ा है, इंडिया का सवाल है, इसलिए आपके सारे जवाब हैं, जिससे कि लाखों करोड़ों दर्शक इस समय ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी तक के कार्यक्रम में, मैंने अभी तक जितने अपने कार्यक्रम किए हैं कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव कार्यक्रम मुझे जो लगा एज ए एंकर, बतौर एंकर, वो आज का कार्यक्रम था। डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल, दवाई को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, ओरल मेडिसिन को लेकर क्या तैयारी? देखिए, बड़ी खुशखबरी है, वो जाते मैं देना चाहूंगा
कि जहां हम डर रहे हैं कि 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, तो फाइजर ने पैक्सिलोविड करके एक दवा निकाली है, ओरल टैबलेट है, उसकी ट्रायल हो चुकी है और एफडीए ने उसको तकरीबन अप्रूवल दे दी है यूएस के अंदर। वो दवा फाइजर बहुत जल्दी पूरे विश्व में उपलब्ध करने वाली है डब्ल्यूएचओ की मदद से। वो गोली के रूप में है, वो हमारे बच्चों को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों को, 15 साल तक की उम्र तक के बच्चों को, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक तो उनके लिए ये मैसेज देना चाहूंगा, और दूसरा एक और नई दवा है, उसका नाम है मोलनुप्रेविर। ये दवा जो होती ईमर्क कंपनी ने बनाई है, उससे भी जो है ये 2 दवाएं आ चुकी हैं। इसमें जो है पैक्सिलोविड जो दवा है फाइजर की, वो तो बिल्कुल आगे बढ़ गई है, बहुत कदम ले चुकी है। तो इससे अगर ये दवा जो विश्व में 1 महीने 2 महीने उपलब्ध हो जाती है, जल्दी उपलब्ध हो जाती है, तो छोटे बच्चों के लिए खास तौर से ये बड़ी हेल्पफुल रहेगी जिनको टीका नहीं लगा है। जी डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण जानकारी, और चूंकि आप बच्चों के बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उसके साथ बच्चों को बचपन में, डॉक्टर साहब मुझे मेरा बचपन याद आ गया, बच्चों को बचपन में पीपरमेंट की गोली, एक गोली खिला दो बच्चे मान जाते हैं, बच्चा मासूम होता है। डॉक्टर साहब आपने अपना समय निकाला, 1 घंटे आपने हमसे वो तमाम ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई जानकारी दी। हमारे साथ हमारे अपने एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी भी रहे। लेकिन जाते जाते डॉक्टर साहब मैं इतना कहना चाहूंगा, बचना भी जरूरी है, बचाना भी जरूरी है। जी हाँ, जिंदा रहने का ये जज्बा फिर उभर आएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा, डरना नहीं है, हम सबको मिलकर ओमिक्रॉन को हराना है। डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, न्यूज इंडिया की इस खास अभिनव पेशकश में आप आए, आपने बेशकीमती अपने विचार व्यक्त किए, सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सरफराज सैफी आपका भी थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि घबराए नहीं, लड़ना है, नियमों का पालन करना है, वैक्सीन लगाना है, और बच्चों में कोई पैनिकी नहीं पैदा करें। अगर पेरेंट्स और गार्जियन वैक्सीनेटेड हैं तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बच्चों को मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ में नहीं जाने दें, उनकी सुरक्षा रखें, और बिल्कुल पैनिकी नहीं हो, घबराएं नहीं, हम इस चीज को निकाल ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल रुचिरा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।